हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है यूजीसी नेट पेपर 1 की पीवाईक्यू क्लासेस में। आज हम लोग 28 अगस्त 2024 में जो क्वेश्चन पेपर आया हुआ था सेकंड शिफ्ट में, इवनिंग शिफ्ट में, उसके कुछ बचे हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और ये क्वेश्चंस इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि ये लॉजिकल रीजनिंग बेस्ड बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं और इस पर बेस अगले क्वेश्चंस आने की संभावना है एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो हम लोग वन बाय वन इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और अपकमिंग एग्जामिनेशन में हम ये देखेंगे कि इनकी जिनकी संभावना है उसको कैसे हम अच्छी तरीके से कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है कि यदि सभी पौधे मांसभक्षी होते हैं, कथन को असत्य माना जाता है, तो निम्नलिखित में से किस कथन को सत्य माना जा सकता है। सबसे ज़रूरी और सबसे पहली चीज़ ये है कि आप कभी भी लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन में जो क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट को आप अच्छे तरीके से समझेंगे, क्वेश्चन की जो भाषा है इसको आप अच्छी तरीके से समझेंगे। यदि सभी पौधे मांसभक्षी होते हैं, कथन को क्या कहा इन्होंने, असत्य माना जाता है। तो निम्नलिखित में से किस कथन को सत्य माना जाएगा। अगर इस कथन को आप असत्य मानेंगे, ठीक है, इस कथन को आप असत्य मानेंगे तो जिसका जो असत्य कथन है, ठीक है, वो क्या होगा। पहले तो हमें ये निकालना पड़ेगा कि सभी पौधे मांसभक्षी होते हैं, इसे हमने असत्य मान लिया। इसे हमने जब असत्य मान लिया तो इसका भाई कोई ना कोई कॉन्ट्राडिक्शन तो होगा ना, कि जिसको हम सत्य मानेंगे तो पहले उसको खोजेंगे। उस सत्य कथन को खोज करके हम नीचे दिए गए ये जो चार कथन है वन बाय वन इनसे मैच करेंगे कि इनमें से कौन सा उसके समतुल्य है या समकक्ष है। ठीक है, तो इसको खोजने का सबसे आसान तरीका क्या है, स्क्वायर ऑफ अपोजिशन। आप सभी को मैंने बताया है ए, ठीक है, ए का क्या मतलब हो गया, यूनिवर्सल अफर्मेटिव। ई, ठीक, यूनिवर्सल निगेटिव, आप सभी को मैंने बताया है। और यहाँ पे होता है ओ, और यहाँ पे होता है आई। ओ क्या है, पर्टिकुलर निगेटिव, और आई क्या है, पर्टिकुलर पॉजिटिव। ठीक है, तो इस तरीके का एक स्क्वायर बनता है इनके बीच। अब ये और ये जो होते हैं, ये जो क्रॉस है या डायगनली जो एक दूसरे को मैच कर रहे हैं, ये होते हैं कॉन्ट्रडिक्टरीज। ठीक है, मतलब विरोधाभासी। कि अगर किसी एक को हमने अगर ए को अगर हम असत्य मान रहे हैं तो ए जो असत्य होगा तो ओ सत्य होगा, ये कहने का मतलब है। ठीक है, तो ए देखिए क्या है, सभी पौधे मांसभक्षी होते हैं, किस फॉर्मेट में है, ए फॉर्मेट में है कि नहीं, क्योंकि ये सभी पौधे मांसभक्षी होते हैं की बात कर रहा है ना, तो इसका मतलब ये क्या है, यूनिवर्सल अफर्मेटिव है। तो इसको हमने असत्य माना, तो इसका असत्य माना, तो हमने इसका सत्य जो स्टेटमेंट निकाला वो क्या है, इसका जो सत्य स्टेटमेंट निकलेगा वो क्या होगा, कुछ पौधे मांसभक्षी नहीं होते हैं। ठीक है, कुछ पौधे मांसभक्षी नहीं होते हैं, जो कि आपका ओ टाइप स्टेटमेंट है, मतलब पर्टिकुलर निगेटिव। अब इसमें आप देखिए ऑप्शन डी केवल दिख रहा है आपको, कुछ पौधे मांसभक्षी नहीं होते, सीधी सी बात, आप यहाँ पे आए, इन्होंने आपने इसको टिक कर दिया, तो आपका ऑप्शन नंबर केवल यहाँ पर डी सही है। ठीक, बाकी तीन नहीं है, क्योंकि पहला तो ये है कि ये गैर पौधों के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, अब जैसे कि अब यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी देखिए, कुछ पौधे मांसभक्षी होते हैं, हमने जो स्टेटमेंट सत्य माना उसमें क्या निकला, उसमें निकला कुछ पौधे मांसभक्षी नहीं होते हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू नहीं आता, ले दे करके ऑप्शन नंबर डी ही केवल एक ऐसा बचता है जिसमें कि हम पुख्ता तरीके से कह सकते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है वो सही है दिए गए प्रश्न के संबंध में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अभी बात करते हैं विच आर द फॉलोइंग प्रोपोजिशंस आर कॉन्ट्ररी। कॉन्ट्ररी की बात कर रहे हैं। ठीक है, कॉन्ट्रडिक्शन और कॉन्ट्ररी दो अलग अलग चीज़ें हैं, ध्यान में रखिएगा। ये भी क्वेश्चन आपका स्क्वायर ऑफ अपोजिशन के माध्यम से आराम से सॉल्व हो जाएगा। ये कह रहे हैं कि ऑल काउज आर हर्बीवोरस। ठीक है, ऑल काउज आर हर्बीवोरस, नो काउज आर हर्बीवोरस, सम काउज आर हर्बीवोरस, सम काउज आर नॉट हर्बीवोरस। इसको हिंदी में देखेंगे हम। निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिज्ञप्तियाँ विपरीत हैं। ठीक है, सभी गायें शाक भक्षी होती हैं, कोई भी गाय शाक भक्षी नहीं होती है, कुछ गायें शाक भक्षी होती हैं, कुछ गायें शाक भक्षी नहीं होती। ठीक है, अब वन बाय वन हम देख लेते हैं कि इनका दरअसल स्वरूप कैसा है। सभी गायें शाक भक्षी होती हैं, ये क्या है, ये यूनिवर्सल अफर्मेटिव है। ठीक है, ए टाइप है। ओके, कोई भी गाय शाक भक्षी नहीं होती है। ठीक है, कोई भी गाय शाक भक्षी नहीं, ये क्या है, ये ई टाइप। ठीक, यूनिवर्सल निगेटिव। ठीक है, कोई भी गाय की बात कर रहे हैं, ये हो गया ये।
कुछ गायें शाकभक्षी होती हैं, कुछ गायें शाकभक्षी होती हैं। कुछ गायें का मतलब क्या हो गया, ये पर्टिकुलर की बात कर रहा है तो इसका मतलब ये क्या है, ये आई टाइप है, ठीक है, आई टाइप हो गया, ये आई टाइप हो गया। लास्ट वाला देखिए, कुछ गायें शाकभक्षी नहीं होते हैं, तो ये क्या होगा, ये हो गया ओ टाइप, ठीक है। और प्रतिज्ञप्तियाँ विपरीत कॉन्ट्ररी की बात कर रहा है यहाँ पे, मैंने आपको पता बना कर दिखाया था ए, ठीक है, और ई, ठीक, ए ई, और आपका हो जाएगा ओ और आई, ठीक है, यस। तो ये क्या है, ये कॉन्ट्राडिक्टरी होते हैं, ठीक है, कॉन्ट्राडिक्टरी होते हैं। लेकिन यहाँ पूछा क्या है, कॉन्ट्ररी पूछा है, ठीक है। तो कॉन्ट्ररी में कौन कौन होता है यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, कॉन्ट्ररी ये होते हैं, ये दोनों, ठीक है। क्या है ये, पहला क्या कह रहा, सभी गायें शाकभक्षी होती हैं और कोई भी गाय शाकभक्षी नहीं है, ये ए और ई, यही दो लेकर के चलना है हमें। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए एंड बी आता है, तो ये आपका सही हो जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 3। बहुत ही प्यारा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको देखिए एक बार। ये कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट्स दैट आर लॉजिकली इक्विवेलेंट। फिर से आप सभी को ये देखना है कि इसमें आपको जो फाइंड करना है वो है क्या। क्वेश्चन लॉजिकल रीजनिंग में क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको ये बहुत ध्यान से देखना होगा। लॉजिकली इक्विवेलेंट, ठीक है, निम्नलिखित दिए गए स्टेटमेंट में से कौन कौन से ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो लॉजिकली इक्विवेलेंट हैं, मतलब जिनकी मीनिंग लगभग लगभग एक जैसी है, ठीक है, तर्क के आधार पर। अब हम बात करेंगे, हम सबसे पहले देखेंगे कि जो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं वो किस किस टाइप के हैं। पहला वाला स्टेटमेंट है नो स्क्वायर्स और सर्कल्स, ठीक है, ये कैसा है, ई टाइप। ई टाइप मतलब यूनिवर्सल नेगेटिव, नो स्क्वायर्स आर सर्कल्स। दूसरा है सम स्क्वायर्स आर नॉट सर्कल्स, ये क्या है, ओ टाइप। क्यों, क्योंकि सम स्क्वायर्स की बात कर रहा है और ये कह रहा है कि नॉट सर्कल है, नॉट निगेशन लगा हुआ है, ठीक है, ओ टाइप हो गया। अब सी वाला यहाँ पे हम एक मिनट के लिए छोड़ेंगे, इसको हम सबसे बाद में डिस्कस करेंगे। डी वाला देखते हैं, नो सर्कल्स आर स्क्वायर्स, ये भी देखिए ये आपका यूनिवर्सल नेगेटिव टाइप स्टेटमेंट है, ये ई। और आपको एक बहुत जान करके हैरानी होगी कि आप ऑप्शन ए देखिए और ऑप्शन डी देखिए, ये दोनों इक्विवेलेंट है। क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या है कि सर्कल और स्क्वायर चेंज है, इसका स्क्वायर यहाँ है, इसका सर्कल यहाँ है, ठीक है। इसको बोलते हैं जो लॉजिकल रीजनिंग में जब स्टेटमेंट्स जो होते हैं, खासकर जो इक्विवेलेंट होते हैं स्टेटमेंट्स, वो कम्यूटेटिव होते हैं, ठीक है। उनका सब्जेक्ट प्रेडिकेट सब्जेक्ट चेंज हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये दोनों तो 100% होंगे ही होंगे, ए एंड डी, ठीक है, ए एंड डी तो 100% आपके हैं ही। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि ए एंड डी ऑप्शन नीचे कहीं दिया हुआ नहीं है, ए एंड डी ऑप्शन कहीं नीचे दिया हुआ नहीं है, ए एंड डी के साथ सी भी जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पे बात आती है सी की। अब आप देखिए जरा सी को, सम नॉन सर्कल्स आर नॉट नॉन स्क्वायर्स। नॉन सर्कल्स का मतलब हो गया कि जो सर्कल के अतिरिक्त कुछ भी हो सकता है, ठीक है, सर्कल के अतिरिक्त कुछ भी हो सकता है। आर नॉट नॉन स्क्वायर्स, नॉन स्क्वायर्स में क्या हो गया, जो स्क्वायर्स के अतिरिक्त कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, एक तरीके से अगर आप देखिए तो कहीं ना कहीं ऑप्शन सी भी आपका ए और डी के समकक्ष है, ठीक है, क्योंकि वो क्लैरिफाई नहीं करता है कि जस्ट हम स्क्वायर्स की बात करें या सर्कल्स की बात कर रहे हैं। तो देखिए दोनों जगह नॉन सर्कल्स और नॉन स्क्वायर्स की बात की गई है। तो ए एंड डी के साथ आपका ऑप्शन नंबर सी भी यहाँ पर करेक्ट माना जाएगा यहाँ पर, ठीक है, ए सी एंड डी, ठीक, ये इसका ऑप्शन सही है। इसको कि एग्जामिनेशन में जो इसकी आंसर शीट दी गई है उसमें ऑप्शन 2 को उन्होंने बताया है, लेकिन ऑप्शन 2 के साथ ये गलत ऑप्शन हो जाता है। ए सी एंड डी ये सही ऑप्शन आपका बचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। अब देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इंक्लूडेड इन द इन्फ्रेंशियल प्रोसेस फॉर इन्फरिंग फायर फ्रॉम द परसेप्शन ऑफ स्मोक एज पर न्याय फिलॉसफी। न्याय फिलॉसफी से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन जो है लगातार पूछे जा रहे हैं और इस बार भी न्याय फिलॉसफी से संबंधित क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। न्याय दर्शन के अनुसार धुएं के प्रत्यक्ष बोध से आग का अर्थ लगाने के लिए
आनुमानिक प्रक्रिया में निम्नलिखित किन कथनों को शामिल किया जाता है आनुमानिक प्रक्रिया के अंतर्गत, ठीक है। अब हम इसको इंग्लिश में देखते हैं, ठीक है। इन्फ्रेंशियल प्रोसेस, अनुमान लगाने की बात कर रहे हैं, ठीक है, अनुमान लगाने की प्रक्रिया के बारे में बात कर रहे हैं। पहला कहता है दैट हिल हैज़ फायर, ठीक है, हिंदी में अच्छा इसको आप देखिए, पहाड़ी पर आग है, ये क्या है, प्रतिज्ञा वाक्य है आपका, जिसको आप प्रिमाइस बोलते हैं। क्योंकि इसमें धुआं है, ये रीज़न आपका हो गया। जहाँ कहीं भी आग होती है वहाँ धुआं होता है, जैसे कि रसोई घर, ये उदाहरण हो गया। वह पहाड़ी जो धुआं युक्त है, इसमें अवश्य आग भी होनी चाहिए, ठीक है, ये भी एक उपनय हो गया आपका। और ई कहता है कि इसलिए पहाड़ी पर आग है, निगमन का मतलब कंक्लूज़न हो गया, कंक्लूज़न, ठीक है। तो न्याय फिलॉसफी में हम जो प्रतिज्ञा वाक्य होता है वो हेतु और निगमन और उपनयन, इन चार की तो बात करते ही करते हैं कम से कम, ठीक है। तो आप देखिए कि आपके पास यहाँ पर जो पहला आपका ऑप्शन है ए, पहाड़ी पर आग है, ठीक है, ये क्या है, ये प्रीमाइस पहला आपका हो गया, ठीक है। उसके पीछे तर्क क्या दे रहे हैं ये, क्योंकि इसमें धुआं है, ठीक है, धुआं उठ रहा है तो इसका मतलब कि पहाड़ी पर आग लगी हुई है। अब उसके संबंध में इन्होंने क्या तर्क दिया, इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया, जहाँ कहीं भी आग होती है वहाँ धुआं होता है, जैसे कि रसोई घर। उदाहरण का जिक्र यहाँ करने का हम न्याय फिलॉसफी में, ठीक है, यहाँ पर वैसी आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा जो कंक्लूज़न है वो इन्हीं चार के आधार पे आ जाएगा, क्योंकि इसमें धुआं होता है। डी क्या कहता है, डी कहता है, जरा देखिए, वह पहाड़ी जो धुआं युक्त है उसमें अवश्य आग भी होनी चाहिए। बिल्कुल, क्यों? क्योंकि धुआं जो है वो आग का रीज़न है, कारण है, हेतु है, ठीक है, ये भी होगा। अब आप देखिए ई ऑप्शन, इसलिए पहाड़ी पर आग है, ये कंक्लूज़न, उन्होंने कंक्लूज़न ड्रॉ करके बताया कि इसलिए पहाड़ी पर आग है। क्यों पहाड़ी पर आग है? क्योंकि पहाड़ी के ऊपर से धुआं उठ रहा है। तो ये चार ऑप्शन आपके यहाँ पे सही होते हैं, ए, बी, डी एंड ई। ये एग्जाम्पल की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ए, बी, डी एंड ई, आपका ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ की लॉगर शॉर्ट फॉर की स्ट्रोक लॉगर इस टाइप ऑफ साइबर थ्रेट। की लॉगर्स आर अ फॉर्म ऑफ, देखिए इन्होंने जो है एक कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है। की लॉगर, जो कि की स्ट्रोक लॉगर का संक्षिप्त रूप है, एक प्रकार की साइबर धमकी है, मतलब साइबर थ्रेट। की लॉगर निम्न में से किसका रूप है? की लॉगर एक तरीके का आप कह सकते हैं कि एक स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर है, ठीक है। स्पाईवेयर का क्या मतलब होता है? जो आपके लैपटॉप, आपके स्मार्टफोन में चुपके से घुस जाए और आपकी महत्वपूर्ण जानकारियां, जैसे बैंक का जो पासवर्ड है, लैपटॉप या मोबाइल का जो पासवर्ड है, किसी भी फाइनेंशियल लेन देन के लिए जो आप पासवर्ड यूज़ करते हैं, चाहे पेटीएम के थ्रू यूज़ करें, चाहे गूगल पे के थ्रू यूज़ करें, उनके पासवर्ड्स को जानना, उनकी डे टू डे क्या कहते हैं जो उनका एक्शन है उसको वॉच करना, किसका काम होता है? स्पाईवेयर का। स्पाईवेयर मतलब जासूसी का काम करना होता है, ठीक है। तो की लॉगर क्या है? एक तरीके का स्पाईवेयर है। इंग्लिश हिंदी में भी देख लीजिए, की लॉगर्स आर अ फॉर्म ऑफ स्पाईवेयर, ठीक। ये आपके फाइनेंशियल से संबंधित, आपके किसी मतलब इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में जो आपने पासवर्ड लगा रखा है उससे संबंधित चीज़ों को ब्रेक करने के लिए स्पाईवेयर का काम करता है की लॉगर, ठीक है, या इसको हम की स्ट्रोक भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ एक्रोनिम्स एंड दियर एक्सपेंशन इज इनकरेक्टली मैच्ड। आईसीटी का क्वेश्चन है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है। पहला बोलता है कि आपको इनकरेक्टली मैच्ड देखना है, कौन सा इनकरेक्टली मैच है। रॉम क्या होता है? सीधी सी बात है, रीड ओनली मेमोरी, ये सही है। वैन क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क। आपको पता है कि 3 तरीके के नेटवर्क होते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जिसको कि हम मैन भी बोलते हैं, और इससे बड़ा होता है वैन सबसे बड़ा होता है वाइड एरिया नेटवर्क। ये कंप्यूटर की नेटवर्किंग होती है, तो एक तरीके से कह सकते हो इंटरनेट जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा वैन है, ठीक है। OMR क्या है? ऑप्टिकल मार्क रीडर, ठीक है। आप जब कोई ऐसा एग्ज़ाम दे करके आते हैं जहाँ पे आपको आंसर्स जो है वो दिए गए गोले में काला या पेंसिल से कुछ और करना रहता है, तो वहाँ पर OMR शीट का यूज़ होता है। OMR शीट क्या करती है? ऑप्टिकली मार्क करती है कि कौन कौन सी चीज़ें सही हैं, कौन सी गलत है, मतलब एक तरीके से ऑप्टिकली पढ़ती है वो, ठीक है। और USB दिया गया है। USB क्या होता है? यूनिवर्सल
सीरियल बस होता है, सिक्योर नहीं होता है, यहाँ पे इन्होंने गड़बड़ की है। ठीक है, यहाँ पे होना चाहिए सीरियल, तो ये ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर 4 गलत है। ठीक, ऑप्शन नंबर 4 गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। In cyber world, black hat hackers are individuals with extraordinary computing skills who use these skills with malicious intent. In this context, identify the correct order for a successful black hat operation. पहले ये जान लीजिए कि ब्लैक हैट क्या है। ब्लैक हैट जो है वो इंटरनेशनल हैकर्स का एक ग्रुप है। ठीक है, जैसे आपका आप व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं ना, तो पूरी दुनिया के जो बदमाश टाइप के हैकर्स हैं उन्होंने अपना एक ग्रुप बना रखा है जिसका उन्होंने नाम रखा है ब्लैक हैट हैकर्स। ठीक है, अब उसके बारे में पूछ रहे हैं कि अगर ब्लैक हैट हैकर्स जो हैं वो किसी भी एक काम को अंजाम देते हैं, तो उस काम को अंजाम देने की जो उनकी प्रोसेस है, प्रक्रिया है, उसको आप कैसे देखेंगे। इसको हिंदी में भी एक बार देखिए। साइबर दुनिया में ब्लैक हैट हैकर्स असाधारण परिकलन कौशल वाले व्यक्ति होते हैं जो इस कौशल का विद्वेषपूर्ण अभिप्राय से प्रयोग करते हैं। इस संदर्भ में सफल ब्लैक हैट प्राचल के सही अनुक्रम, मतलब जो उनका प्रोसेस है उस प्रोसेस में पहले क्या आएगा, बाद में क्या आएगा, ये इन्होंने इस प्रोसेस का वो पूछा है। ठीक है, सीक्वेंस पूछा है। ठीक, अच्छा, तो इसमें क्या, इसमें किस तरीके का ये क्वेश्चन है, इसमें आपको सीक्वेंस बताना है कि सीक्वेंस में पहले क्या आएगा, बाद में क्या आएगा। हिंदी वाला देखिए। सबसे पहली बात तो ये है कि जिस वेबसाइट को उनको हैक करना होता है, सबसे पहले क्या करते हैं, उस वेबसाइट को खोल करके ओपन करके देखते हैं कि इसमें कहाँ क्या कहते हैं लूप होल है। एक तरीके का टोह लेना होता है। ठीक है, टोह लेना होता है। आपने पहले इसको देख लिया कि इसमें, हाँ, इसमें हम ये वल्नरेबल है, इसको हम कहीं किसी तरीके से ब्रेक कर सकते हैं, तो सबसे पहले आप उसका टोह लेते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पे क्या आता है, दूसरे नंबर पे आता है स्कैनिंग। स्कैनिंग का मतलब ये हो गया, आप जो भी वेबसाइट बनी हुई है उस वेबसाइट में जितनी तरीके की का कोडिंग का जो काम हुआ, आप उसको पहले स्कैन करके देखते हैं कि क्या क्या कहाँ पर चीज़ें हैं और कहाँ कौन सी कोडिंग में हम सेंधमारी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है दूसरे नंबर पे स्कैनिंग आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, अभिगम प्राप्त करना। अभिगम प्राप्त करने का मतलब इंग्लिश में देखिए गेनिंग एक्सेस। गेनिंग एक्सेस का मतलब ये हो गया कि जब आप ये देख लेते हैं कि वल्नरेबिलिटी कहाँ है, मतलब वो कहाँ पे हम सेंध मार के घुस सकते हैं, किस कोड को कहाँ ब्रेक करके हम घुस सकते हैं। तो जैसे आप घुसते हैं, अंदर घुसते हैं, तो आपको एक्सेस मिल जाता है। किसका एक्सेस मिल जाता है, अंदर उस वेबसाइट में प्रवेश करने का जैसे एक्सेस मिल गया। एक्सेस मिल गया तो एक तरीके से तिजोरी के अंदर आप पहुंच गए। अब तिजोरी के अंदर पहुंच गए तो आपको ये पता चल जाएगा कि पैसे कहाँ रखे हैं, सोना चांदी कहाँ रखा है, हीरा मोती कहाँ रखा है, ये आपको पता चल जाता है। ठीक है, और उसके बाद आता है मेंटेनिंग एक्सेस। मेंटेनिंग एक्सेस का मतलब ये हो गया कि हैकर्स जो होते हैं, ऐसा नहीं हुआ कि एक बार घुसे और घुस के भाग गए। ठीक है, चले गए, अपना काम करके चले गए। हैकर्स बहुत ही पीसफुली और बहुत ही पेशेंटली अपना काम करते हैं। वो आपको तब तक नहीं पता चलेगा, हो सकता है उस सालों तक आपकी वेबसाइट को लगातार इस तरीके से सेंधमारी करते रहें। अगर आपका सिस्टम इतना ज़्यादा सिक्योर्ड है, तभी वो उसका पता लगा पाएगा कि आपका फायरवॉल कहीं ब्रेक हुआ है या आपकी सिक्योरिटी कहीं ब्रीच हुई है। ठीक है, तो मेंटेनिंग एक्सेस को मेंटेन रखते हैं, एक्सेस को मेंटेन रखेंगे। ठीक है, और उसके बाद जो है कवरिंग टास्क। ठीक है, जो भी टास्क मिला है, जो भी चीज़ें आप उनको दी गई हैं, उसको वो कवर करते हैं कि पहले हमें कौन कौन से डेटा चुराना है, फिर कौन सा डेटा चुराना है, फिर कौन सा। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 यहाँ पर सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर टाइटल्स आर एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। निम्न में से कौन से सॉफ्टवेयर शीर्षक प्रणाली सॉफ्टवेयर के उदाहरण है। सॉफ्टवेयर दो तरीके के होते हैं, मैंने आपको बताया है। एक सॉफ्टवेयर ऐसा होता है जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है, जो स्पेसिफिक टूल्स के लिए प्रयोग किए जाते हैं, जैसे एमएस ऑफिस का हो गया। ठीक है, जैसे आपका एमएस ऑफिस हो गया, और भी जो आप यूज़ करते हैं, जैसे कि गूगल में, इसमें और भी बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो हम यूटिलिटी टूल्स के तौर पर यूज़ करते हैं। अब यूटिलिटी टूल्स वाले सॉफ्टवेयर्स अलग होते हैं, और हार्डवेयर में जो आपका पूरा सिस्टम बना हुआ है उसमें जो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर होता है वो दूसरा होता है। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर की इन्होंने बात की है यहाँ पर। ठीक, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर की इन्होंने बात की है। तो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर में क्या क्या हो जाएगा, पहले आप देखिए यहाँ पर ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर में क्या क्या हो जाएगा। यहाँ देखिए, सबसे पहले आ जाएगा उबुंटू। उबुंटू एक आपका ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है। ठीक, दूसरा क्या है दिखा रहे हैं, गूगल डॉक्स। गूगल डॉक्स क्या है, मैंने आपको बताया, एक तरीके का यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। ठीक है,
तीसरा क्या है, MS ऑफिस, ये भी यूटिलिटी है, टूल्स है, इसके थ्रू आप क्या कहते हैं चीज़ों को लिख पढ़ सकते हैं और कहीं भेज सकते हैं। डी क्या है, एंड्रॉयड। एंड्रॉयड भी एक तरीके का आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्यों? क्योंकि आप जो मोबाइल यूज़ करते हैं, मैक्सिमम एंड्रॉयड मोबाइल्स जो यूज़ किए जाते हैं उसमें जो उसका ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर होता है वो एंड्रॉयड होता है। अच्छा, क्रोम ओएस। क्रोम ओएस क्या होता है? क्रोम एक ब्राउज़र भी होता है, क्रोम एक ऑपरेटिंग सिस्टम भी होता है। क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम कब होता है? आप सभी को पता है कि गूगल जो है अपना डेडिकेटेड क्रोम बुक्स बनाती है, मतलब पतले छोटे आकार के अपने वो लैपटॉप्स भी बनाती है, और उन लैपटॉप्स में वो अपना ओएस प्रोवाइड करती है, तो इसको बोलते हैं क्रोम ओएस। तो AD&E ये तीन आपके जो है हो जाएंगे प्रणाली सॉफ्टवेयर के उदाहरण। ठीक है, AD&E आपके प्रणाली सॉफ्टवेयर के उदाहरण हो जाएंगे। नेक्स्ट मूव करते हैं। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें इन्होंने यूनिट्स ऑफ डेटा कैपेसिटी दी है, फिर दूसरे लिस्ट में इन्होंने दिया है अप्रॉक्सीमेट साइज़ दिया हुआ है कि अगर कोई डेटा उसकी कैपेसिटी किलोबाइट में है, गीगाबाइट में है, टेराबाइट में है, मेगाबाइट में है, तो उसकी जो अप्रॉक्सीमेट साइज़ होगी बिट्स में वो लगभग कितनी होगी। तो इन चारों में आप सबसे देखिए, इन चारों में जो सबसे छोटा है वो है किलोबाइट। ठीक है, किलोबाइट सबसे छोटा है। किलोबाइट के बाद आएगा मेगाबाइट, मेगाबाइट के बाद आएगा गीगाबाइट, गीगाबाइट के बाद आएगा टेराबाइट। अब 1 किलोबाइट में कितने बिट्स हो सकते हैं? ठीक है, 1 किलोबाइट में कितने बिट्स हो सकते हैं? तो एक बाइट कितना होता है? एक बाइट होता है 8 बिट, और 1 किलोबाइट में आपको पता है कितने कितने बिट्स होते हैं? 1024। ठीक है, 1024। 1024 को अगर आप से 8 से गुणा करेंगे तो लगभग वो 8000 से ऊपर पहुंच जाएगा। तो ये देखो अप्रॉक्सीमेट साइज़ दिया गया है, तो 1 किलोबाइट इक्वल टू कितना हो जाएगा? 8000 बिट्स। बाइट और बिट्स का ही डिफरेंस ध्यान रखना, बिट्स सबसे छोटी इकाई है। ये हो जाएगा किलोबाइट का। इसके बाद मेगाबाइट आता है, मेगाबाइट का कितना हो जाएगा? 1000 के ऊपर अगर हम जाएंगे तो मिलियन की बात करेंगे, तो ये आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2 से मैच होगा, ये 8 मिलियन बिट्स हो जाएगा। गीगाबाइट, गीगाबाइट मिलियन से ऊपर जाएंगे तो हम बिलियन में जाएंगे। गीगाबाइट का जाएगा 1, 8 मिलियन, 8 बिलियन बिट्स। और टेराबाइट जो सबसे बड़ा है वो जाएंगे हम ट्रिलियंस में, ट्रिलियन बिट्स। ठीक है, तो आप देखिए आपका यहाँ पर हो जाता है A का 3 हो गया, B का 1 हो गया और 3 का 4। ठीक है, आप देखिए A का 3 और B का 1 और C का 4 और D का 2। आपका ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मैच लिस्ट विद लिस्ट 2। नो फ्यूल, अल्टरनेटिव फ्यूल, नॉन ट्रेडिशनल फॉसिल फ्यूल, एमर्जिंग फ्यूल। दूसरा दिया हुआ है इसका एग्जाम्पल लिस्ट में, बायोडीजल, हाइड्रोजन फ्यूल सेल, विंड पावर और कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये 2 लिस्ट दी गई हैं, एक लिस्ट में फ्यूल टाइप दिया गया है और दूसरी लिस्ट में उसके एग्जाम्पल दिए गए हैं। हिंदी में भी देख लीजिए, ईंधन का प्रकार है और उसके उदाहरण दिए गए हैं। गैर ईंधन, वैकल्पिक ईंधन, गैर पारंपरिक जीवाश्म ईंधन, उभरता ईंधन और बायोडीजल, हाइड्रोजन ईंधन सेल, पवन शक्ति और संपीड़ित प्राकृतिक गैस। अब इसको हम हिंदी में देखते हैं। अब आप सबसे पहले ध्यान रखिए कि नॉन फ्यूल क्या है आपका? विंड एनर्जी जो है, विंड पावर जो है वो नॉन फ्यूल है। उसमें किसी भी तरीके का फॉसिल फ्यूल नहीं बर्न होता, किसी भी तरीके का कोयला तेल नहीं जलाया जाता विंड से एनर्जी लेने के लिए। ठीक, तो ये नो फ्यूल हो गया इसमें। ओके, अब आप देखिए कि एमर्जिंग फ्यूल, सबसे आसान एमर्जिंग फ्यूल क्या है? हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स जो है वो एमर्जिंग फ्यूल है, जो इस समय सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ रही है आपके यहाँ, ये सोलर एनर्जी और ये विंड एनर्जी के बाद। ठीक है, उसमें हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स जो है वो इस समय सबसे ज़्यादा लेटेस्ट हैं। अभी आपने देखा होगा हाइड्रोजन से चलने वाली बसें भी आ गई हैं, हाइड्रोजन से चलने वाली कार भी आ गई हैं। इनकी प्रणाली जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट होती है, और ये अपनी पूरी प्रक्रिया में जो है ये आउटकम में ये पानी निकालते हैं। ठीक है, ये बूंदे, कुछ पानी की कुछ भी बूंदे निकालते हैं, तो उसको आपको ध्यान में रख करके चलना है। ठीक, अच्छा, अब आप देखिए नॉन ट्रेडिशनल फॉसिल फ्यूल क्या है आपका? नॉन ट्रेडिशनल फॉसिल फ्यूल क्या है आपका? नॉन ट्रेडिशनल फॉसिल फ्यूल या अल्टरनेटिव फ्यूल को देख लेते हैं। तो आपका जो बायोडीजल है वो आपका, बायोडीजल जो है वो आपका क्या है? अल्टरनेटिव, मतलब जो परंपरागत जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, इनके लिए इनके स्थान पर वैकल्पिक फ्यूल कौन से आए हैं? तो बायोडीजल बोलेंगे। ठीक है, बायोडीजल क्या होता है? बायोडीजल में मतलब हम कुछ प्राकृतिक पदार्थों को भी मिलाते हैं। ठीक है,
ये ध्यान में रखिएगा। कुछ जैसे कि जेट्रोफा एक पौधा हो गया जिसके बीजों से बायोडीजल बनाया जाता है, ठीक, ये हो गया। और नॉन ट्रेडिशनल फॉसिल फ्यूल क्या हो गए, जो आप सीएनजी यूज़ करते हैं, जो आप सीएनजी यूज़ करते हैं अपनी कार में, वो सीएनजी जो होती है वो नॉन ट्रेडिशनल फॉसिल फ्यूल है, ठीक। वो फॉसिल फ्यूल एक तरीके से मतलब ये सीएनजी एक तरीके से बनाई जाती है, ये ट्रेडिशनल नहीं होती है, ठीक। तो आपका सबसे पहले हो जाएगा ए का ऑप्शन नंबर 3 और बी का ऑप्शन नंबर 1। ए का ऑप्शन नंबर 3 और बी का ऑप्शन नंबर 1, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 आपका सही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट कॉज ड्यू टू नॉइज पोल्यूशन। हिंदी में देखिए, निम्नलिखित में से कौन ध्वनि प्रदूषण के कारण उत्पन्न नहीं होता है। सीधी सी बात है, ब्रोंकाइटिस का नाम आपने सुना होगा। ब्रोंकाइटिस एक ऐसी बीमारी है जो फेफड़े से संबंधित है। ब्रोंकाइटिस में जो है क्रॉनिक कफ होता है, ठीक है, फेफड़े ठीक से नहीं काम करते हैं। तो ये जो होता है ये नॉइज़ पोल्यूशन की वजह से नहीं होता है। ये या तो सीरियस आपकी कोई क्रॉनिक क्या कहते हैं, आपको एलर्जी हो किसी चीज़ की, या किसी बैक्टीरिया वायरस की वजह से होता है ये। इसमें नॉइज़ पोल्यूशन का कोई रोल नहीं है। जबकि कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ जो होती है इसमें नॉइज़ पोल्यूशन का बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे जब कहीं पर बहुत तेज़ आवाज़ में स्पीकर या लाउड स्पीकर बजाए जाते हैं तो वहाँ पर जो सीरियस हार्ट पेशेंट्स हैं उनको नहीं जाने दिया जाता। क्यों? क्योंकि जो नॉइज़ है उनकी वेन्स को जो है वो अफेक्ट कर सकती हैं। तो ये होता है। हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है, नॉइज़ पोल्यूशन से हाई ब्लड प्रेशर भी होता है। इंसोम्निया का मतलब ये हो गया कि याददाश्त का मतलब ख़त्म होना। ये ब्रोंकाइटिस ये एक ऐसी बीमारी है जो इसमें नॉइज़ पोल्यूशन के दौरान नहीं होती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच आर द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट वेस्ट टू एनर्जी इंसिनरेशन। ठीक है, वेस्ट टू एनर्जी इंसिनरेशन में कौन कौन सी चीज़ें जो है वो सही हैं, ठीक। अब हम देख लेते हैं वन बाय वन कौन कौन सी चीज़ें दी गई हैं। वेस्ट टू एनर्जी इंसिनरेशन हिंदी में भी देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन से कथन अपशिष्ट से ऊर्जा भस्मीकरण के बारे में सही हैं। जो वेस्ट होता है ना, वेस्ट को जला करके उससे एनर्जी प्राप्त करने की प्रक्रिया को वेस्ट टू एनर्जी इंसिनरेशन बोलते हैं, ठीक है। अगर कूड़ा करकट है, कूड़ा करकट ये सब सारी चीज़ें हैं, जितनी भी वेस्ट चीज़ें हैं, अगर उनको जला करके किसी तरीके का हम एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो इस प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। अब उसमें पूछ रहे हैं कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें ट्रू हैं। द फॉलोइंग आर ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू, कौन कौन सी चीज़ें इसके अंतर्गत सही हैं, इस प्रोसेस में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो सही होंगी। इट सर्व्स डुअल प्रोसेस ऑफ डिस्पोजिंग म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट एंड प्रोड्यूसिंग एनर्जी। यस, ये होता है कि जो म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट होता है, जो घरों और शहरों का जो कचरा होता है, उससे हम क्या करते हैं, उसको हम इंसिनरेट करके उससे हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं ताकि जो कचरा है वो ख़त्म हो और उसके स्थान पे हम उससे एनर्जी प्राप्त कर सकें। इट प्रोड्यूसेस फ्लाई ऐश। इट प्रोड्यूसेस फ्लाई ऐश का मतलब ये हो गया कि इससे जो है हवा में जो उड़ने वाली राख है वो बनती है। यस, जब इसको जलाया जाता है सॉलिड वेस्ट को, जो जाहिर सी बात है इससे फ्लाई ऐश तो बनेगा ही बनेगा। सी क्या कहता है, इट प्रोड्यूसेस बॉटम ऐश। बिल्कुल, बॉटम ऐश भी बनता है। जो जैसे आप कभी कोयला जलाइए तो कोयला जलाने में जो फ्लाई ऐश उड़ती है वो तो उड़ती ही है। जब कोयला पूरा जल जाता है तो उसके बॉटम में भी कुछ ऐश बचती है, ठीक है। तो इस वही प्रक्रिया इसमें भी होती है। जो आप वेस्ट टू एनर्जी इंसिनरेशन करेंगे उसमें भी जो बॉटम ऐश होगी वो भी प्रोड्यूस होगी। इट जनरेट्स अ हाई लेवल टॉक्सिक एयर पॉल्यूटेंट डाइऑक्सिन। यस, जितने भी प्लास्टिक के मटेरियल आप जलाते हैं, प्लास्टिक की पन्नियाँ जलाएं, बोतलें जलाएं, या कैसा भी प्लास्टिक का कोई भी आप सब्सटेंस जलाएं, क्योंकि आज के समय में जो घरों से निकलने वाला कूड़ा है उसमें 50% से ऊपर कूड़ा जो है वो प्लास्टिक मेड सब्सटेंसेस होते हैं। जैसे कि पॉलीथीन्स हो गई, जैसे कि किसी रैपिंग मटेरियल हो गया, जैसे चिप्स के पैकेट हो गए। तो जैसे ही उन प्लास्टिक आर्टिकल्स को जलाया जाता है उसमें डाइऑक्सिन्स जो है प्रोड्यूस होते हैं। यस, ये भी सही होगा। ई कहता है इट प्रोड्यूसेस टॉक्सिक मेटल्स सच एज लेड मरकरी। बिल्कुल, टॉक्सिक मेटल्स भी जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। कैसे प्रोड्यूस होते हैं, जो प्लास्टिक की बैटरीज आप बेच देते हैं, चाहे वो आपकी बाइक की बैटरी हो, कार की बैटरी हो, या घरों में जो इन्वर्टर लगता है उसकी बैटरी हो, उसमें प्लास्टिक निकालने के लिए और वो सब करने के लिए, सारी चीज़ें करने के लिए उसका जो प्रोसेसिंग होता है वो दूसरे तरीके से होता है। अगर आपने उसको बिना उस स्टैंडर्ड के
इंसिनरेशन के, मतलब उसका जो उसको रिसाइकिल करने का तरीका है, ऐसी बैटरीज़ को अगर आप बिना उस तरीके को फॉलो किए नॉर्मल तरीके से आप सोचेंगे इसको पिघला करके हम इसको जला करके किसी तरीके से लेड निकाल, किसी तरीके से इसका मेटल निकाल लें, तो उसमें क्या होगा, उसमें जो ये हैवी मेटल्स होते हैं लेड और मरकरी, ये वेपराइज होकर के हवा में चली जाएंगी। जब वेपराइज होकर हवा में चली जाएंगी तो इनहेल करते ही आपके फेफड़े के अंदर चली जाएंगी और ये वहाँ पर बीमारियाँ पैदा कर देंगी। तो इसलिए जो जितनी भी बैटरीज़ होती हैं उनकी रिसाइकलिंग का प्रोसेस डिफरेंट होता है। उनको ये नहीं किया जाता कि ले जाके सीधे आग की भट्टी में झोंक दिया और वो उससे अपना काम कर लिया, ऐसा नहीं होता है। तो इट प्रोड्यूसेस टॉक्सिक मेटल सच एज लेड एंड मरकरी। अगर इनको इस तरीके से जलाया जाएगा तो जाहिर सी बात है ये टॉक्सिक मेटल्स जो है ये बहुत ही हानिकारक प्रभाव भी देते हैं। तो ये आपका पांचों ऑप्शन यहाँ पे सही होता है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच आर द फॉलोइंग कॉज इनडायरेक्ट ग्रीन हाउस वार्मिंग। इनडायरेक्ट ग्रीन हाउस वार्मिंग का क्या मतलब हो गया, हिंदी में भी एक बार देख लीजिए आप। निम्नलिखित में से कौन से अप्रत्यक्ष ग्रीन हाउस वार्मिंग उत्पन्न करते हैं। ग्रीन हाउस वार्मिंग का मतलब ये हो गया कि आपके वातावरण में वो सब्सटेंसेस जो अपने आप में गर्मी को सोख लेते हैं और गर्मी को सोखने के बाद वो क्या करते हैं, वातावरण में मौजूद रहते हैं, तो वातावरण में वो लगातार उस गर्मी को रेडिएट करते रहते हैं। ठीक है, तो ऐसे जो सब्सटेंसेस होते हैं उनको हम बोलते हैं ग्रीन हाउस गैसेस, जो अपने साथ गर्मी को एक तरीके से ब्लॉक कर लेती हैं और एटमॉस्फेयर में उसी गर्मी को लगातार वो रेडिएट करती रहती हैं। तो इससे क्या होता है, ग्रीन हाउस गैसेस जो होती हैं ये सारी वो वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती हैं। तो इसमें जो सबसे बड़ा रीज़न होता है वो होता है मीथेन। आपको पता ही है मीथेन तो 100% होता है। ठीक है, और दूसरा एक होता है जो यस, देखिए इसमें कौन कौन से होंगे। विच आर द फॉलोइंग कॉज इनडायरेक्ट ग्रीन हाउस वार्मिंग। इनडायरेक्ट में कौन कौन से आएंगे, इनडायरेक्ट में आपके आ जाएंगे एक तो हो जाएगा आपका जो है कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड भी होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है ये इनडायरेक्ट होता है, मतलब कि ये डायरेक्टली तो मतलब ग्लोबल वार्मिंग या वार्मिंग का रीज़न नहीं बनता, लेकिन एटमॉस्फेयर में जा करके ये रिएक्ट करता है। जब अपने रिएक्शन से फिर ये गर्मी को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अपने रिएक्शन से ये गर्मी को प्रोड्यूस करता है। तो 4 होगा। और सी क्या है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी होगा। ठीक है, जो इनडायरेक्ट होगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो इनडायरेक्ट होगा। और नाइट्रिक ऑक्साइड भी, नाइट्रिक ऑक्साइड भी होता है। ठीक है, ये तीन ऐसे हैं NO, NO2 और CO जो इनडायरेक्ट होते हैं। और मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड ये 2 होते हैं जो डायरेक्ट होते हैं। ठीक है, इनसे डायरेक्ट क्या कहते हैं, ये तो ग्रीन हाउस गैसेस हैं ही। ठीक, तो ये डायरेक्ट जो है ये सब ग्लोबल वार्मिंग का रीज़न बनते हैं। ठीक है, तो आपके 3 ऑप्शन यहाँ पे सही, बी सी एंड ई, बी सी एंड ई, बी सी एंड ई। अगला क्वेश्चन है, सो फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ नॉट रेटिफाइड द कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। निम्नलिखित में से किस देश ने जैविक विविधता पर अभिसमय की अब तक अभिपुष्टि नहीं की है। ये CBD जो होता है, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इसमें अभी तक कुल मिलाकर के 196 कंट्रीज़ ने जो है साइन किया हुआ है। इसका रीज़न ये है कि ये साइन करने के बाद ये कंट्रीज़ बाध्य हो जाती हैं अपने देश में, अपने क्षेत्र में बायोलॉजिकल जो इम्बैलेंस है उसको सही करने के लिए, मतलब जो प्राकृतिक पर्यावरण है उसको संरक्षित करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। लेकिन इसके लिए अभी कौन सा देश नहीं तैयार हुआ है, किस देश ने नहीं हस्ताक्षर किया है, तो उसमें कौन सा देश है, US, यूनाइटेड स्टेट्स, जो सबसे बड़ी लंबी लंबी बातें करता है कि हम ऐसे दुनिया को सुधारेंगे, दुनिया ऐसे अच्छी बनेगी। उसने खुद ने जो है CBD में अभी अपना हस्ताक्षर नहीं किया है। बाकी इंडिया, चाइना और रसिया तीनों कर चुके हैं। ठीक है, तो US नहीं होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द नेम्स ऑफ ग्रेट स्कॉलर्स लाइक रघुनाथ, रघुनंदन एंड श्री चैतन्य वर एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग एंशिएंट यूनिवर्सिटी। तो ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें अगर आप ध्यान देंगे तो इसमें एक साथ आपके लगभग 2-3 क्वेश्चन और भी सॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चंस लगातार मैं देख रहा हूँ कि पिछली बार भी एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं और इस बार तो जो है आने की पूरी संभावना है ही। तो जो पहला हमारे पास वो ये है, यस,
श्रीधन्य कटक। श्रीधन्य कटक एक एक ऐसा संस्थान था, एक ऐसी यूनिवर्सिटी थी जहाँ पर इस तरीके की शिक्षा दी जाती थी। वो शिक्षा जो वैष्णव संप्रदाय से जुड़ी हुई थी। वहाँ मतलब वैष्णवाइट्स जाकर करके वैष्णव संप्रदाय और इससे संबंधित जो है शिक्षाओं को ग्रहण करते थे। लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं कि वहाँ बौद्ध धर्म की शिक्षा नहीं दी जाती थी, बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती थी। हाँ, ये ध्यान में रखिएगा। विक्रमशिला क्या हो गया? विक्रमशिला और ये जितने भी ये क्या कहते हैं, ये हैं रघुनाथ हो गए, रघुनंदन हो गए और श्री चैतन्य जो है, ये सारे के सारे जुड़े हुए हैं श्रीधन्य कटक, इससे जुड़े हुए हैं। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी थी जो कि बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को देती थी, और ये कहाँ पर थी? ये पटना के आसपास कहीं थी। और शाक्य यूनिवर्सिटी जो है, ये भी एक ऐसी यूनिवर्सिटी थी जो आपकी बौद्ध धर्म से संबंधित शिक्षाएं देती थी, लेकिन ये कहाँ पर थी? ये तिब्बत में थी। ठीक है, ये तिब्बत में थी। और औदानपुरी में भी आपका बौद्ध धर्म से संबंधित शिक्षाएं दी जाती थी। लेकिन श्रीधन्य कटक ऐसी यूनिवर्सिटी थी, या ऐसा कह सकते हैं कि इंस्टीट्यूशन था जहाँ पर न सिर्फ बौद्ध धर्म से संबंधित शिक्षा बल्कि उससे कहीं अधिक वैष्णव धर्म की भी शिक्षा दी जाती थी। क्योंकि जितने आचार्य हैं, अगर आप देखेंगे श्री चैतन्य महाप्रभु, तो ये बहुत बड़े एक वैष्णव संप्रदाय में एक मठ होता है जिसको हम बोलते हैं गौड़ीय मठ। ठीक है, तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने गौड़ीय मठ की स्थापना की थी, वो यहीं से निकले हुए थे, श्रीधन्य कटक से। तो आज के लिए इतना क्वेश्चन, और आशा है कि आप ये सारे क्वेश्चंस करेंगे, और उसके बाद हम देखेंगे कि ऐसे क्वेश्चंस आने की संभावना है। तो आप इन सबको एक बार रिवाइज़ करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए मैं आपसे लेता हूँ विदा।